तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में काफ़ी कुछ सीख लिया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है किसी पॉइंट से, ठीक है ना, और दो पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस कितना होता है, काफ़ी कुछ सीखा है। और हम 10.3 के शायद क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, 10.3 के क्वेश्चन हमने कहाँ तक सॉल्व किए थे? 10.3 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया था, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड सॉल्व कर रहे थे और सेकंड का हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें सॉल्व करना है। कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए 3 सॉल्व करेंगे आपसे। कौन सी एक्सरसाइज है? 10.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर्मेट क्या है, क्या फाइंड है? क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें सॉल्व करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, और फाइंड दियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमारी बात ध्यान से सुनो, अब ध्यान देना। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने सीखा था। नॉर्मल फॉर्म का जो फॉर्मेट होता है वो क्या फॉर्मेट होता है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो सबसे पहला काम है जो हमें लाइन का इक्वेशन गिवन है वो इस फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना। जब इस फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट कर देंगे तो दोनों का कंपेयर करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा पी की वैल्यू मिलेगी। फाइनली कन्वर्ट करने के बाद इसमें दो चीजें हमें फाइंड करनी। पहला क्या फाइंड करना है? पी फॉर ऑरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है? एंगल। एंगल मीन्स अल्फा फाइंड करना है, ठीक है ना। ये दोनों चीजें फाइंड करनी है और वो यहाँ पर जो एंगल फाइंड करना वो कौन सा एंगल फाइंड करना है? परपेंडिकुलर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो इट मीन्स अल्फा फाइंड करना। तो सबसे पहला काम है इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। समझ में आ गया? तो हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा कि जब हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कोई लाइन का इक्वेशन गिवन होता है तो उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर जो भी आता है उसका रूट लेकर हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मेट देखिए, x माइनस √3y प्लस 8। सबसे पहला काम होता है यदि नॉर्मल फॉर्म देखो तो इसमें x और y वाले टर्म लेफ्ट में है और उस साइड कांस्टेंट है, जो भी है वो उस साइड जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई वाले टर्म लेफ्ट में ले लो, तो x माइनस √3y इक्वल टू -3। सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप यही है। सेकंड स्टेप, किस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूरे ही फॉर्मेट में हमें किसका डिवाइड करना है, पूरे ही इक्वेशन में किसका डिवाइड करना है। तो हमने बताया था एक्स स्क्वायर मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी इसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर है, उसका रूट लेना है। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो x का कॉफिशिएंट क्या है? 8,
y का कॉफिशिएंट क्या है b, उसके स्क्वायर का सम करना है, उसका जो रूट आएगा उसका डिवाइड करना है। देखो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, फिर से एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो और समझो। इस पूरे ही इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसका डिवाइड करना है, x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। कोई भी इक्वेशन आपको गिवन होगा उसको इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। फिर इसका रूट लेंगे तो कितना आएगा, रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ जाएगा रूट 4, और रूट 4 मीन्स 2। तो हमें जिस नंबर का पूरे इक्वेशन में डिवाइड करना है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या आया 2। और ये आता कैसे है, रूट के अंदर x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, और उससे जो वैल्यू आएगी उसका डिवाइड करना है पूरे ही इक्वेशन। तो 2 का डिवाइड करो, जो 2 आया इसको पूरे में डिवाइड करना है। तो x अपॉन 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2y इक्वल टू माइनस 8 अपॉन। समझ में आ गया, इसको इससे कैंसिल करो, 8 4 आए। आगे देखिए प्रोसेस क्या होती है। डिवाइड करने के बाद जो फॉर्मेट बना वो क्या बना, x अपॉन 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 और y इक्वल टू माइनस। सबसे पहला स्टेप आपको समझ में आया, जो कांस्टेंट है वो उस साइड ले जाएंगे, और किसका डिवाइड करना है उसके लिए स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, उसका रूट लेंगे। रूट के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू का दोनों साइड हम डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया थर्ड स्टेप। इसके बाद जो इक्वल टू में आपको p गिवन है, तो यहाँ पर जो इक्वल टू में p होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इट मींस इक्वल टू में जो -4 है वो हमें पॉजिटिव बनाना है। समझ में आ गया, तो -4 को पॉजिटिव बनाने के लिए पूरे में माइनस का इंटू कर दो। तो माइनस का इंटू करेंगे तो -x/2 प्लस रूट 3/2 y इक्वल टू 4। अब जब भी किसी भी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हर एक टर्म प्लस में होता है। यदि जो टर्म माइनस में होता है तो उस माइनस को ब्रैकेट के अंदर नंबर के साथ ले लेते हैं। तो इधर पर माइनस है, x के साथ नहीं आएगा, ऐसा आ जाएगा -1/2 और x इधर आ जाएगा प्लस रूट 3/2 y इक्वल टू 4। तो ये हो गया लाइन का नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। सबको समझ में आ गया ना। अब देखिए इसके आगे क्या प्रोसेस है, इसके आगे फाइंड क्या करना है, इसके आगे फाइंड करना हमें अल्फा एंड पी। तो पी तो डायरेक्ट मिल गया, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कंपेयर करो तो पी की वैल्यू कितनी आई है 4। बट अल्फा फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो कैसे फाइंड करते हैं वो प्रॉपर समझिए। हम कंपेयर करेंगे तो cos अल्फा, x का कॉफिशिएंट इधर cos अल्फा, x का कॉफिशिएंट इधर -12, कंपेयर करो तो cos अल्फा इक्वल टू -12 और sin अल्फा इक्वल टू रूट 3/2। समझ में आ गया। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें cos अल्फा इक्वल टू -12, sin अल्फा इक्वल टू रूट 3/2 और p इक्वल टू 4। जो p की वैल्यू 4 आई वो तो मिल गया हमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट अभी अल्फा फाइंड करना है तो हमने cos अल्फा sin अल्फा फाइंड कर लिया। तो cos अल्फा sin अल्फा से अल्फा फाइंड कभी नहीं करते, tan अल्फा से अल्फा फाइंड करते। इस बात को हमेशा याद रखना। तो tan अल्फा पहले फाइंड करो, tan अल्फा इक्वल टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू sin अल्फा की वैल्यू कितनी है रूट 3/2
और कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है -12, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना आया -√3। अच्छा, अब tan की फॉर्म में -√3 किसकी वैल्यू होती है? यदि +√3 होता तो आपको पता चल जाता कि +√3 किसकी वैल्यू है। तो बताइए tan की फॉर्म में +√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री। किसकी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री। यदि tan की वैल्यू कोई नेगेटिव आती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि tan की वैल्यू कोई नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव कहाँ रहता है tan? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। तो यहाँ पर जो tan अल्फा नेगेटिव आता है वो फोर्थ में हमें कंसीडर नहीं करना है, ओनली सेकंड में कंसीडर करना है। तो देखो कितना आसान सा तरीका है, आपको सोचना भी नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। पहले प्लस वैल्यू पता कर लो। tan की फॉर्म में √3 की प्लस वैल्यू क्या होती है? tan की फॉर्म में √3 की प्लस वैल्यू 60 डिग्री tan की फॉर्म में। अब -√3 tan की फॉर्म में किसकी होगी? तो कुछ नहीं, प्लस की फॉर्म में क्या आया 60 डिग्री। तो प्लस की फॉर्म में जो एंगल आता है उस एंगल को 180 में से माइनस कर दो तो माइनस की फॉर्म में आ जाता है। मतलब वही वैल्यू माइनस यदि है तो कितना डिग्री देगा? जैसे यहाँ -√3 है, इधर देखिए, यदि हमने कहा -1 किसकी वैल्यू होगी तो 1 किसकी है 45 डिग्री, तो -1 तो 45 डिग्री को 180 में से माइनस करना, -180 में से ही करेंगे, माइनस हमें फाइंड करनी। समझ में आ गया? तो √3 की वैल्यू 60 डिग्री, तो -√3 180 माइनस 60 कितना आएगा? tan अल्फा इक्वल टू tan 180 माइनस 60 डिग्री। तो tan अल्फा इक्वल टू tan 120 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री। समझ में आ गया? इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई का डिवाइड कर दो, सॉरी पाई अपॉन 180 का डिवाइड कर दो, तो अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 का इसमें डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल, इधर 2 से 4, 2 से 3 से कर दो, 3 4 और 3 6, फिर 2, फिर अल्फा इक्वल टू 2 पाई। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? y - 2 इक्वल टू 0। इसको भी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है और उसके बाद एंगल भी फाइंड करना है परपेंडिकुलर। देखो ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? y - 2 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम कांस्टेंट टर्म उस साइड ले जाओ, y इक्वल टू 2। दूसरा काम डिवाइड करना है किसका? x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर उसका रूट। तो इसमें तो x वाला टर्म है ही नहीं, तो x का कोफिशिएंट 0। यदि x वाला टर्म नहीं है तो लिख दो 0 इंटू x। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं। अब x का कोफिशिएंट 0, 0 का स्क्वायर 0, और y का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आया? √1 मीन्स 1। 1 का डिवाइड करोगे यही मिलेगा, तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू। डिवाइड करने के बाद हर एक टर्म प्लस में मिल गया, राइट साइड वाला प्लस में, वो भी सही है। तो ये हमारा जो फॉर्म आया वो आ गया नॉर्मल फॉर्म। कंपेयर करो तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू t। तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 0। sin अल्फा कितना आया? 1। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया? 2। समझ में आ गया? अब हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल। तो एंगल फाइंड करने के लिए sin अल्फा या cos अल्फा नहीं चलेगा, tan अल्फा निकालना। तो tan अल्फा इक्वल टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा
ठीक है। तो tan अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा कितना है 1 और cos अल्फा 0 और 1/0 हमने सीखा 1/0 मतलब नॉट डिफाइन और tan की फॉर्म में नॉट डिफाइन किसकी वैल्यू होती है tan 90 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स π/2। समझ में आ गया इसका सेकंड क्वेश्चन। अब आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। मेथड वही है, पहले कांस्टेंट टर्म उस साइड ले जाओ, फिर किसका डिवाइड करना है x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसका रूट लेंगे, रूट के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू का पूरे में हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इक्वल टू के बाद वाला जो टर्म है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो यदि नेगेटिव है तो पूरे इक्वेशन में माइनस का हमें इंटू करना है, माइनस का इंटू करोगे तो इक्वल टू के बाद वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में x या y वाले में से कोई नेगेटिव है तो वो नेगेटिव आप नंबर के साथ ले जाएंगे, ठीक है ना, x बाहर और वो नेगेटिव नंबर के साथ, मतलब x का जो कोफिशिएंट होगा वो नेगेटिव के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो इनको क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसके बाद जो भी होगा हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।